सो रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, स्पेशली एडल्ट रिलेशनशिप्स की, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं यार. अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें उस रिलेशनशिप में आने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर हम जनरली उस इंसान को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं. ऐसा ही होता है कॉलेज रोमांस में भी. सो आज हम कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी हटके है. दैट इज़ कि एग्जैक्टली क्या सच्चाई है कॉलेज रिलेशनशिप्स की. पीपल हु हैव रिलेशनशिप्स इन देयर स्कूल्स, कॉलेज, वो किस हद तक चलते हैं, क्या वाकई उनमें वो प्योरिटी होती है या फिर नहीं. और इसी के लिए मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर मनीषा सिंगल, हु इज़ अ वेरी रीनोन्ड साइकोलॉजिस्ट. हाय मैम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर. थैंक यू सो मच. हाय. या सो डॉक्टर, जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ बच्चों की साइकोलॉजी की, तो क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि यार मुझे रोमांटिक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स दिस गर्ल और दिस बॉय, तो मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आऊँगी. बचपना होता है या वाकई कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है ऐसा? देखिए, यूजुअली जो ये फीलिंग है, ये जो क्यूरियोसिटी होती है, वो शुरू होती है प्यूबर्टी के साथ में. और 12-13 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं. तो एक ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन और एक जनरल क्यूरियोसिटी कि क्या होता है ये, वो जानने की इच्छा होती है. तो इसको बच्चे कहते हैं लव, लेकिन वो लव से कहीं ज़्यादा अगर हम उसको अट्रैक्शन का नाम दें या इन्फैचुएशन का नाम दें तो ज़्यादा बेटर है. राइट. तो उसमें थोड़ा सा मैच्योरिटी कम होती है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं. दोनों को ही नहीं पता होती हैं, ना बॉयज़ को ना गर्ल्स को. तो वो एक बहुत ही हैप्पी गो लकी और सब कुछ केयरफ्री वाला एनवायरनमेंट होता है. केयर फ्री हो, हाँ, उस तरह की फीलिंग्स के साथ जो एक रिलेशनशिप नहीं कहा जाना चाहिए उसको आइडली, लेकिन एक हमारे पास जो बच्चे आते हैं, यूथ आता है या कोई भी अगर अडल्ट्स भी आते हैं मैच्योर लोग रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, तो उन लोगों से अगर हम हिस्ट्री में पूछते हैं कि पास्ट रिलेशनशिप्स क्या रही हैं, तो वो अपने चाइल्डहुड रिलेशनशिप को ज़रूर मेंशन करते हैं कि मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप ये था. बट एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑल केसेस अगेन, बिकॉज इट डिफर्स, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. तो वो एक अट्रैक्शन ज़्यादा होता है जो अगर आप कंसिस्टेंटली आप साथ में रहते हैं तो कहीं ना कहीं लेटर स्टेज पे वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो भी जाता है. ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होता है, बट इनिशियल लेवल पे दैट्स नॉट कॉल्ड अ रिलेशनशिप. Okay, makes a lot of sense. Like, there's a difference between loving someone and falling in love with someone. Exactly. So it's just that. बिल्कुल सही कहा आपने. जी. तो आगे बात करते हैं कि जैसे रिलेशनशिप का, जो बच्चों के खासकर रिलेशनशिप्स होते हैं, इनका कितना स्कोप होता है. मतलब वो कहता है ना, सम पीपल कम अप एंड से वेरी हैप्पीली, हम तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे, हमने तो, तुम्हारी मम्मी और मैंने तो ऐसे स्पेंड किया, व्हेन दे गेट मैरिड इवेंचुअली इन द फ्यूचर. बट हर किसी केस में ऐसा नहीं होता. अक्सर ये भी देखा जाता है कि रिलेशनशिप बहुत जल्दी टूट भी जाता है जितनी जल्दी शुरू होता है, एंड देन इट्स अ फेज ऑफ क्राइंग बिकॉज योर फर्स्ट हार्ट ब्रेक इज लाइक द वर्स्ट. सो जो रिलेशनशिप है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्पेस दें एक दूसरे को. और ऐसा ना समझें कि अगर आप रिलेशनशिप में आ गए हैं तो जो पार्टनर है आपका, वो आपकी प्रॉपर्टी बन गया है, या वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम केवल खुद को ही पता होती है, हम किसी को भी नहीं बता पाते हैं. आप सब, अगर जो भी व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं, तो आप खुद ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हम केवल खुद तक ही रखते हैं, हम किसी को भी नहीं बताते हैं. बिल्कुल. तो वो स्पेस थोड़ी ज़रूरी है. और उसके साथ में कुछ इमोशंस जैसे एंगर, जेलसी, हैप्पीनेस और सैडनेस, या एक अंडरस्टैंडिंग, कितना कम्युनिकेशन है, या आपके पार्टनर की अपब्रिंगिंग क्या रही है, बिल्कुल, उनकी पर्सनालिटी क्या है. एक जो नेचुरल एक जो पर्सन है आपका पार्टनर, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं. हाँ, अप टू सम एक्सटेंट आप दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ एक बीच के रास्ते पे आप कहीं आ सकते हैं. लेकिन कम्प्लीटली अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके जैसे हो जाएं या आपकी हर चीज़ को पसंद करने लगें, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है. या एक चीज़ ये है, डिसलाइक्स लाइक्स भी कई बार कंट्रास्ट होते हैं. अगर कहीं इस तरह का कुछ सेम पेज पे आप नहीं हैं, देन वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग. और again the same thing I would say कि we should give some space to the partner कि okay fine,
मेरे पार्टनर को ये पसंद है, ओके फाइन, ऐसे मुझे वहाँ से थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए, उनको अपनी उस इंटरेस्ट के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ही आती है, और तभी आपका जो एक क्लोज रिलेशन होता है वो तभी आ पाता है। अदरवाइज फिजिकल क्लोजनेस एंड मेंटल क्लोजनेस दोनों में बहुत डिफरेंस है। एब्सोल्युटली। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर। इनफैक्ट यू रिमाइंडेड मी ऑफ द ज्वारी विंडो, जैसे आपने ट्रेड्स के बारे में डिस्कस किया जी। कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, कुछ चीज़ें जो हम सामने वाले को दिखाते हैं, कुछ चीज़ें जो हम दूसरों से छुपाते हैं, और कुछ चीज़ें जो हमें खुद नहीं पता होती। सो इट्स जस्ट दैट वेरी इंट्रिगिंग कॉन्सेप्ट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, तो क्या राइट एज होती है कि एक रिलेशनशिप में आपको आना चाहिए? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार इसने, मतलब छोटे बच्चे कहते हैं इसने मुझे मेरी पेंसिल दी ये वाली, ये मेरा फेवरेट हो गया, तो वो तो चलो बचपना हो गया, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट एज? फीलिंग्स आने की वैसे देखा जाए तो कोई राइट एज नहीं होती है। Absolutely. फिर भी जो प्यूबर्टी एज होती है, हार्मोनल चेंजेस जिसमें हो रहे होते हैं 11-12 साल की एज से, उसमें जनरली बच्चों में ये फीलिंग्स आने लगती हैं। और एक मैच्योर रिलेशनशिप में यस, थोड़ा स्कूल टाइम अगर हो जाए ख़त्म, उसके बाद अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बेटर है। लेकिन जो सीरियस रिलेशनशिप या एक समझदारी वाली जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो 25 years, roughly 25 to 30 years में ही बिल्डअप होती हैं। बट अगेन केसेस, डिफरेंट केसेस आर देयर। I love how you said that to cover it up, because I've met some people जो 28 में भी we are not sure what we want। यार 28 के हो गए हो, अब तो माँ बाप ऐसे ही पीछे पड़ जाते हैं, शादी कर लो, बट देयर आर स्टिल पीपल हु आर सो कंफ्यूज्ड इन लाइफ कि क्या चाहिए, क्या करना है। आज ही मैंने एक केस देखा है इट रिमाइंड्स में कि घर से प्रेशर आ रहा है, एज काफ़ी ज़्यादा है जी, और उस एक प्रेशर में आकर उन्होंने गलत पार्टनर को चूज़ कर लिया। ओह शूट, दैट्स लाइक द वर्स्ट ऑफ थिंग्स। तो वो प्रेशर भी ना हो अगर तो बेटर है, बिल्कुल, क्योंकि एक एज का प्रेशर कि हाँ मेरी एज हो गई है, अब मुझसे कौन ही शादी करेगा, या मुझे पार्टनर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ऊपर से फैमिली का प्रेशर। जी, तो वो जो दोनों प्रेशर होते हैं उसमें कुछ आप हो सकता है आप सही सिलेक्शन ना कर पाए। बाप रे, मतलब ऐसा डिसीजन लेना, वो भी लाइफ का इतना क्रूशल, शादी, तो इट्स लाइक समथिंग दैट इज एटर्नल फॉर लाइफ। अब तो खैर लोग वैसे देखते नहीं हैं क्योंकि डिवोर्स रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं। पीपल have different opinions now since it's the 21st century. But definitely relationships की जब हम बात करें, specifically college relationships की, मैं वापस टॉपिक पे आना चाहूँगी। क्या होता है ना कि बच्चों का दिमाग तो ग्रो हो ही रहा होता है, कॉलेज का बड़ा प्रेशर होता है। अरे तो ऐसे में हाँ असाइनमेंट्स करने हैं, ये सब करना है, तो ऐसे में ये एकेडमिक प्रेशर तो अलग है, एक डिफरेंट टाइप का प्रेशर भी होता है। बताइए प्लीज। अगर कोई बच्चे का रिलेशनशिप नहीं है, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, किसी का गर्लफ्रेंड नहीं है, Absolutely. तो भी उसको बहुत डिफरेंट निगाहों से देखा जाता है कि अरे तो कोई इसका रिलेशनशिप ही नहीं रहा है आज तक। और वो जो बुलिंग शुरू होती है, अगेन दैट इज अ वेरी, आई मीन आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस दैट्स अ वेरी टेरिबल थिंग। वो उस प्रेशर में आके बच्चा किस तरह की एंग्जाइटी, किस तरह के डिप्रेशन में चला जाए नहीं पता। तो वो भी एक चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप अगर आप मैच्योर हैं, आप 18 क्रॉस कर चुके हैं तो आपका रिलेशनशिप होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी नहीं। सो ये आप हैं, दिस इज़ यू, सो इट डज़ नॉट मैटर whether you have a partner or you don't have anyone. Absolutely. So that's your choice. If you I mean अगर आप नहीं रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, so this is your choice. तो उसमें आपको किसी भी प्रेशर में आके you should not start looking for someone. तो जैसे ये रिलेशनशिप्स की बात हुई है, आई वेरी वेल एग्री विद यू मैम, बिकॉज मैं भी बुली हुई थी। मुझे बोला जाता था कि यार, बिकॉज आई वॉज वेरी फैट किड इन स्कूल एज वेल, तो यार तू तो मोटी है, तेरा को तो कोई पसंद कर ही नहीं सकता, तो बॉयफ्रेंड तो क्या ही बनेगा। एंड देन थैंकफुली गॉड ऑफ प्यूबर्टी डिड हिज थिंग, तो ग्लो अप आ गया। आगे जाके आया लेकिन काफ़ी लेट हो गया, बट येस। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे एकेडमिक प्रेशर तो होता ही है, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से बताया, बुलिंग भी होती है, तो जो इंसान, बच्चा, उसका रिलेशनशिप भी चल रहा है, साथ साथ उसका एकेडमिक प्रेशर भी है, वो कैसे बैलेंस करेगा यार दोनों चीज़ों को? मतलब उसका माइंड तो, क्योंकि ज़्यादातर तो
हमारा माइंड का स्पेस रिलेशनशिप में ही जाएगा, बिकॉज इट्स समथिंग दैट गिव्स अस कंफर्ट, इट गिव्स अस प्लेजर. छोटी छोटी बातें, कोई जरा सा बाल भी पीछे कर देता है, वी गेट सो यू नो दैट फैन गर्लिंग फजी फीलिंग आती है. तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपना एकेडमिक्स? और इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये राइट एज नहीं है. राइट, नाउ आई गेट व्हाई दे से दैट. फर्स्ट क्वेश्चन था कौन सी राइट एज है, जी. तो अब मैं उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है. तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है. पर हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट इनफ हैं और आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई और रिलेशनशिप दोनों को साथ में चला सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड. पर एक चीज़ है, रिलेशनशिप का तो कोई एंड नहीं है, पढ़ाई का कहीं ना कहीं तो एंड है ना. पढ़ाई का भी एंड नहीं है, लेकिन जो बेसिक एक रिक्वायर्ड आपको एजुकेशन है आपकी, तो वहाँ तक के लिए आप थोड़ा सा अगर फोकस्ड रहें, अपनी प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटी दें, सो वो बेटर रहेगा. Absolutely. And I feel like कि a lot of people who kind of get distracted, जो अपने करियर से थोड़ा सा मूव अवे हो जाता है, जबकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, वो इसी चीज़ की मात खाते हैं कि वो गलत समय पे रिलेशनशिप में आ जाते हैं. एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कह लीजिए या साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, इश्यूज़, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं उसको. तो क्यों पढ़ाई के साथ इस चीज़ को इनकरेज नहीं किया जाता है? ऑल्दो आजकल तो बहुत अर्ली एज से सब कुछ शुरू हो जाता है, लेकिन स्टिल क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं. राइट. और अगर सीरियस इमोशनल कुछ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं तो नेचुरली पढ़ाई इम्पैक्ट होगी. और अगर आप अपने क्लासमेट्स से पीछे रह जाते हैं तो एक और एडिशनल एक स्ट्रेस बहुत बड़ा ऐड हो जाता है, जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं. राइट, सपोज आप फ्लंक हो गए, है ना, आपकी क्लास आगे चली गई, प्रमोट हो गई, तो आप कैसे मैनेज करोगे? राइट. इसके अलावा 18-20 ईयर्स प्लस या फिर 25 प्लस, जिसमें ये कंसीडर किया जाता है कि हाँ, द पर्सन इज मैच्योर इनफ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स. पर अगर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन समहाउ आपकी वैल्यू सिस्टम ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो एक रिलेशनशिप में ही आऊँगी या आऊँगा, अब मेरे लिए यही सब कुछ है, बट समहाउ द रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग वेल, और वो जो टॉक्सिसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि उससे रिलेटेड आपको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ डेवलप होने लगते हैं. सो बेटर टू कम आउट, बेटर टू मूव आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप and focus on yourself rather than giving preference, again priority to that relationship, to that partner who is actually disturbing your life, and आप अपना करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि ऐसे लोगों का जो बिहेवियर होता है उनको हम वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, और ये लोग गैसलाइट बहुत करते हैं. एग्जैक्टली. आपकी रियलिटी को डिल्यूट कर दिया जाता है और फिर आप नहीं समझ पाते कि मेरे साथ जो हो रहा है वो वाकई में हुआ है या सही कह रहा है ये इंसान. हाँ, सो वो जो रॉन्ग बायसेस आपके बन जाते हैं, उनके साथ थोड़ा सा लाइफ, और ये क्रूशियल टाइम ही होता है किसी की भी लाइफ में, जिसमें करियर बन रहा होता है, जिसमें रिलेशनशिप के बारे में भी आप फाइनल डिसीजन ले रहे होते हैं कि कैसे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. फिर आपको, अगर आप घर में बड़े हैं या फिर कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली होते हैं हर एक की लाइफ में जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या एग्जांपल्स छोड़ रहे हैं पीछे. तो especially if you are like the oldest sister or brother in the house, yes, oh then तो you're screwed. It's like I remember watching this one reel from one of my friends only. She made a reel on the fact कि मेरी बड़ी बहन ने जो है लव मैरिज वो करवा ली अपनी अप्रूव अपने पेरेंट्स से, अब मेरे लिए तो इजी है, मेरा नंबर लग गया. सो आई सीन सच स्टफ. सो डेफिनेटली अपने जो छोटे सिबलिंग्स हैं वो ज़रूर फॉलो करते हैं. एंड आई फील लाइक सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एवरीथिंग इज आउट देयर ऑन डिस्प्ले. बिल्कुल. आपको क्या लगता है, मतलब बच्चे काफ़ी हद तक ये रील्स देख के भी होते हैं इन्फ्लुएंस? बिल्कुल होते हैं. और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जिनकी रिलेशनशिप नहीं है, अगर उनको बुली किया जा रहा है, तो उनमें कहीं ना कहीं उस राह पे जाने का एक आउट ऑफ प्रेशर, अगर वो उस राह पे निकल पड़े हैं, तो डेफिनेटली बिकॉज दैट्स नॉट द राइट पाथ फॉर देम एज पर देयर पर्सनालिटी एंड देयर नेचर और लाइकिंग्स. तो मतलब हर तरह से इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए सब कुछ हैंडल करना. तो पर्सनालिटी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं जी. या अगर कोई स्ट्रेन रिलेशनशिप है तो उसमें PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर किसी भी तरह की वायलेंस है, इवन मैरिज के बाद भी या बिफोर मैरिज भी, तो वो भी
थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है। अब जैसे आपने डिवोर्स कहा, तो डिवोर्स ठीक है, बढ़ रहे हैं केसेस, लेकिन शादी तक तो आजकल बात आ भी नहीं पाती। मैम टॉकिंग स्टेज से बात आगे नहीं जा पा रही है, सेपरेशन भी हो जाता है। जी जी जी। इट्स काइंड ऑफ सैड दो, द काइंड ऑफ रियलिटी दैट वी हैव क्रिएटेड। आई फील लाइक ये चीज़ें पहले भी थी, लेकिन पहले क्योंकि लोगों का जो थिंकिंग था वो ये था कि यार निभाना है उस चीज़ को। अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बी इट फ्रॉम द डेटिंग एप्स, बी इट इन योर चॉइस, यू आर लाइक अरे ठीक है ना, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। एग्जैक्टली, डेटिंग ऐप बहुत अब जो बुलीड हैं, या अगर हम केवल उन्हीं का ही एग्जांपल ना लें, हो सकता है कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो ये जो डेटिंग ऐप्स हैं उसमें भी उसको भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ फेक प्रोफाइल्स भी वहाँ पर रहती हैं। बिन देयर, फेल्ट दैट। हाँ, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, सो जो आपकी इनर वॉइस कह रही है उसके अकॉर्डिंग आप जाएं, लेकिन थोड़ा सा सेफ एंड यू नो इंटेलिजेंट तरीके से, दैट विल बी बेटर। यस, डेफिनेटली। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप को, स्पेशली इफ व्हेन यू आर इन कॉलेज, आप ग्रोइंग स्टेज में होते हो, तो मतलब डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले तो आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है, एंड यू रियली कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट योर करियर, लाइक अरे यार ये चीज़ भी है, ये भी करनी है मुझे। तो आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हो कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है? क्योंकि वो तो आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस है ओवरऑल। सो हाउ डू यू नेविगेट थ्रू रिलेशनशिप्स इन कॉलेज? देखिए, अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, सबसे पहली चीज़, और आपकी जो फैमिली लाइफ है, जो पेरेंट्स, सिबलिंग्स या बाकी फ्रेंड्स, उन पे भी वो ध्यान दे रहे हैं, और साथ में इसके आपके करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि केवल आप उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करें, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको स्पेस दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन ऑल्सो, बिकॉज नो द पर्सन फर्स्ट, नो द पर्सन वेल फर्स्ट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और इसका कोई ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, वो टाइम ही उसको, टाइम के साथ ही आप जान पाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा तो 3 महीना ओल्ड रिलेशनशिप है और मैं तो जानती थी अच्छे से, या मैं जानता था, फिर भी दैट पर्सन वाज यू नो विद समवन एल्स आल्सो। वेरी फेमस पर्सन काट के चले गए, यही हो रहा है, एवरीबॉडी इज लाइक डंप कर दिया, मुझे, मेरे पे धोखा किया, चीट किया, बस। तो आप पहले जानिए, उसके बाद आप किसी भी तरह के यू नो नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। So I'd like to ask one thing. This is a very follow-up question from what you stated. तो ऐसे लोग जो बार बार अपना रोना धोना करते हैं या अपने आप को एज अ विक्टिम डिस्प्ले करते हैं, could it be the fact that it is actually happening to them or that they have completely deluded their reality? कि you know sometimes they are trying to play the victim when they are the one who hurted others. बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है, आपने एकदम ठीक कहा। तो you never know what kind of person you know you are. These days when people say I got cheated on, my first instinct isn't to believe them, but the fact यार उन्हें क्या ऐसा किया कि लड़की छोड़ के चली गई और चीट करना पड़ा उसे. I don't know why, because most of the times when you actually do get to know that person, you realize where they were lacking. You do. And ऐसा नहीं है कि you know I am very perfect, even I have my flaws, but the worst part is that people hide their flaws because they always want to portray themselves as perfect. Exactly. So वो नहीं होना चाहिए ना. If you are with a true partner, then you would not feel like you know hiding any of your dark side of the personality. तो अगर ऐसा कुछ है, आपको लग नहीं रहा कि हाँ मुझे कुछ भी हाइड करना चाहिए और इसको आप थोड़ा सा और टाइम देते हैं, थोड़ा और समझते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट यस यू आर विद द राइट पर्सन. एब्सोल्युटली. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी. कॉलेज रिलेशनशिप्स में जैसे मान लीजिए काफ़ी दूर दूर से भी बच्चे आते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं. अब कोई रहता है मध्य प्रदेश, कोई रहता है भैया बिल्कुल ही दूर जम्मू कश्मीर, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है. तो लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेट हो सकता है या ये टूटेगा ही टूटेगा? Depends on individual कि what kind of relationship they are looking for. Do you understand that? Right. तो पहले before getting into any sort of intimate relationship, आप पहले again I will repeat the same thing. First know the person and know yourself. Be in the also. testing zone. Yes, आपको खुद को भी जानना ज़रूरी है. If you are emotional, if you have emotional personality, then better not to get into any sort of intimate relationship. तो आप को ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए. Absolutely.
सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडिविजुअल्स अपने कॉलेज रिलेशनशिप्स में से ऐसा क्या लर्न कर सकते हैं जो आगे जाके उनके शायद अडल्टहुड में कभी काम आ जाए? कौन? सॉरी, द इंडिविजुअल्स दैट आर इन द रिलेशनशिप इन कॉलेज, क्या वो कुछ लर्न कर सकते हैं आगे जाके इन द फ्यूचर व्हेन दे आर एन अडल्ट? ऑब्वियसली पुराने एक्सपीरियंसेस तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में ही दूंगी कि पढ़ाई के दौरान अगर हम कोई बच्चा फेल हो जाता है किसी क्लास में या किसी सब्जेक्ट में, तो क्या किया जाता है? सेमेस्टर रिपीट, रीटेस्ट, सेमेस्टर रिपीट, क्लास रिपीट. बिल्कुल. क्यों? ताकि वो सीख सके और आगे बढ़ सके. राइट. सो ऑलवेज ट्राई टू ग्रैब सम लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड देन Oh, you're go smart. accordingly. You're a cunning psychologist. I like that. So मेरा next question है कि जो क्या साइंस हो सकते हैं कि कॉलेज रिलेशनशिप आगे जाके कुछ सिग्निफिकेंट बन सकता है, लाइक यू कैन एक्चुअली परस्यू दिस पर्सन इन द फ्यूचर? मतलब ये सीरियसनेस पे डिपेंड करता है या कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है? क्या फैक्टर्स होते हैं? सीरियसनेस तो धीरे धीरे आ जाती है. सीरियसनेस फर्स्ट डे से नहीं आती है. और डिस्टेंस ऑल्सो डज नॉट मैटर. आप दूर भी हैं तो भी आप कंसर्न हैं. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से यार डिस्टेंस से दर्द होता है बिकॉज द पार्टनर इज नॉट विद मी, आई कैन नॉट होल्ड देम, आई कैन नॉट सी देयर स्माइल, आई कैन नॉट टॉक विद देम फेस टू फेस. इसीलिए हमें ना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं पसंद, हम कर ही नहीं सकते. आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हो? मतलब आई तो एग्री विद यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू. जब आप पेन कुछ बेयर कर पाते हैं तो ही आप स्ट्रांग बन पाते हैं. तो वो टॉलरेंस अगर आप में है तो आप डिस्टेंस भी मुझे लगता नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको झेल ही लेंगे. You answered it so beautifully. Now I am actually contemplating on the fact that I was right all along. क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप दिमाग में सोचते हो कि सामने वाला कुछ आपको बोलता है तो आप सोचते हो कि आप वाकई में ऐसा हो जाता है. दिस वॉज वन ऑफ दोज मोमेंट्स. डेफिनेटली अगर आप चाहें तो रिलेशनशिप को देखो, आई फील लाइक बीइंग वेरी पर्सनल है मैम, कि अगर आप किसी चीज़ को चलाना चाहते हो तो वो ज़रूर चलेगी. और अगर आप पहले ही सोच के बैठो ना मन में, अरे यार मुझे तो रहना ही नहीं है इसके साथ, तो फिर आपका मेन मोटिव ये होगा कि मैं ब्रेकअप कैसे करूँ. एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि 100% परफेक्शन कहीं होता नहीं है और परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है. तो आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, क्या आप ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर में, और क्या पॉसिबल है. आप उसके जगह पर अगर आप खुद अपने आप से सवाल करें कि क्या आप परफेक्ट हैं, जो भी पार्टनर आपके हैं तो क्या आप उनके अकॉर्डिंग परफेक्ट हैं. अगर ऐसा नहीं है तो फिर देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द 100% व्हाटसोएवर यू आर फ्रॉम योर पार्टनर. फुल ऑफ फ्लॉज. या सो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है. और वो स्पेस इसीलिए होती है ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, अगर कभी आपके पार्टनर ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है जो आप चाहते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अगर एम्फसाइज ना करें, उसको जाने दें, तो वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाती है. सो दैट्स जस्ट अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट. जिससे किसी को बुरा लग रहा है वो चीज़ ना करें. वो चीज़ ना करें. इसमें झूठ या जेलसी, इस तरह के जो चीज़ें हैं, या फिर कुछ एडिक्शंस भी इसमें कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं. डेफिनेटली. तो दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि वो पर्सन व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट पर्सन हैज़, क्या उनकी हैबिट्स हैं और कितना वो ओपन है चेंज के लिए, खुद को कितना चेंज करना चाहते हैं. एब्सोल्युटली. तो ब्रेकअप के साथ कैसे डील करिए? तो कॉलेज रिलेशनशिप्स की बात हो गई. अब वो ब्रेकअप में जो रोना धोना होता है, क्योंकि ठीक है स्कूल के बाद आपका हुआ, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन कॉलेज में यू थॉट ओ माय गॉड दिस वाज वन मैच्योर रिलेशनशिप दैट आई वाज इन. क्योंकि उस टाइम बच्चों का दिमाग इतना ही होता है ना, दे डोंट अंडरस्टैंड कि आगे भी लाइफ है, आगे भी they'll find someone, बट यू फील वेरी and आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, यू फील वेरी प्योरली अटैच्ड. तो ब्रेकअप्स के साथ कैसे कोप अप करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन सो दैट देयर academics don't suffer? देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप ही ने ब्रेकअप किया है, मोस्टली फीमेल्स के साइड से ब्रेकअप आता है. और जो बॉयज़ होते हैं वो इमोशनली हर्ट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स.
लेकिन फिर से केस टू केस डिफर करता है। तो अगर ब्रेकअप हुआ है, आप ये सोचिए, व्हाट इफ़ आई वुड कंटिन्यू विद द सेम रिलेशनशिप, सेम पर्सन, सो व्हाट आफ्टर 5 years from now, what would be, I mean, how do you see yourself from now after 5 years? तो अगर वो सेम स्ट्रेन रिलेशनशिप के साथ आप चल रहे हैं, सेम टॉक्सिसिटी के साथ आप चल रहे हैं, तो धीरे धीरे तो वो वर्ड्स ही होगा, है ना। जब अभी इनिशियल स्टेज पे ही नहीं चला तो लास्ट 2 साल 3 साल या 5 साल बाद कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा मेच्योर वे में अगर आप उसको इवेल्युएट करें तो आई थिंक दैट विल बी द बेटर वे टू have that understanding, and you can console yourself. Right. I think I was also in a college relationship, and when I broke up because of some issues that we were not very compatible, we were very different, and I was someone who was a bit more into my studies. I used to love studying, and I was like कि कुछ बनना है, कुछ करना है. But the man I was with was not that ambitious. तो he did not have any motivation to actually work on himself. And चाहे जितना मर्जी मैं उसको बोलती कि यार तुम पढ़ लो, do something with your life, it is not okay, you should also make your parents proud. It was just flies buzzing around, nothing would get to him. And eventually I decided that I cannot be with such a person, because it's very important कि मैं जिसके साथ हूँ वो मेरी भी growth करे और खुद की भी करे. बिल्कुल. So I parted ways, and then I cried like hell. Being really real. एक बार होना बेटर है. एक बार होना अच्छा है, बार आप हर्ट हो उस चीज़ से. So my girlfriends were there, and they bought up this whole feast because I was living in the hostel. I still remember एक चॉकलेट और एक मतलब लेस का या किसी भी ऐसा वेफर का पैकेट नहीं था जो उन्होंने टेबल पे नहीं रखा होगा for cheering me up. So I really feel like when it comes to women, we are also very emotionally inclined. So I feel कि वहाँ पर ना हमारा थोड़ा सा बल्ब फ्यूज हो जाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि यार अब ब्रेकअप हो गया है, तो हम भी थोड़ा रोना धोना करते हैं, नॉट जस्ट मैन. ऐसे मत बोलो यार आप. नहीं ठीक है, अगर रोएंगे धोएंगे नहीं तो फिर पता भी कैसे चलेगा ना ब्रेकअप. That's what makes us human. So definitely वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लड़के थोड़ा सा ना वैसे कबीर सिंह टाइप हो जाते हैं कि यार ये मेरी थी. इमोशंस को रिलीज करने का इमोशन रिलीज करने का अपना अपना तरीका है जी. कुछ लोग बिना रोए शांति के साथ और कुछ लोग पूरा कलेश करके जाते हैं. कुछ लोग पूरा अग्रेसिव एंड एरोगेंस के साथ में. Absolutely.